हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति वाजपेयी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक पैरेलल पाइप्ड में हमारे पास में एक पैरेलल पाइप्ड है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो पैरेलल पाइप्ड में बेसिकली होता क्या है, एक पैरेलल पाइप्ड आपका तब बनता है जब जैसे आपका एक पैरेललोग्राम मान लो है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आप लेते हो, उस पैरेललोग्राम में आप अगर हाइट और मिला दो, उस पैरेललोग्राम में अगर आप हाइट और मिला दो, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पैरेलल पाइप्ड में। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका एक पैरेलल पाइप्ड मैंने ये बनाया हुआ है। कैसे? इसका बेस आप देखो, जो कि ये है, इसका बेस आप ये देखो, ये अपने आप में सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले भी जो आप वेक्टर्स के क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते थे आप, उसमें कुछ ऐसे बन जाता था कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, तो आप बोलते थे कि अगर ये ऐसे है, कुछ ऐसे दिया रहता था, मान लो कुछ ऐसे वेक्टर्स दिए रहते थे, आप बोलते थे इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, इनका जो एडिशन है वो निकाल लेंगे पैरेललोग्राम वाली मेथड से। तो कैसे लग जाता था वो ऐसे ही लग जाता था कि आप कुछ ऐसे अजम्पशन कर लेते थे, आप कुछ ऐसे इसका एजम्पशन कर लेते थे, आप पैरेललोग्राम इससे कंप्लीट कर लेते थे और ये शेप कुछ ऐसे आ जाता था और ये हो जाता था आपका रिजल्टेंट। ये हो जाता था आपका रिजल्टेंट, होता था ना कुछ ऐसे ही। तो कुल मिला के ये जो जैसा जो बेस है इसका, ये जो शेप आपको दिखा रहा है वो आपको पैरेललोग्राम दिखा रहा है, और आपने उसमें हाइट और मिला दी, हाइट और मिला दी, तो वो आपका बन जाता है क्या, वो आपका बन जाता है पैरेलल पाइप्ड। ठीक, अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब ये है कि अगर 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 आपके पास एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, जब तक ऐसे देख रहे हैं तब तक वो सर्कल ही है, और जैसे ही उस सर्कल में मैंने हाइट और मिला दी, या चलो थोड़ा सीधा बना लिया जाता है, थोड़ा सीधा बना लें तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने पे। ठीक है, सो चलो ये अपन बना लेते हैं। मान लो ये आपका एक सर्कल ऐसे ही था, आपने क्या किया, इसको हाइट दे दी, आपने इसको हाइट दे दी, आपने उसको हाइट दे दी। ठीक है, तो ये तो आपने हाइट दे दी, बाकी आपका जो सर्कल था, जैसे ये सर्कल तो वैसे आपने इसको ऊपर कंप्लीट कर दिया कि ये हो गया भैया। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो गया ना, ये आपका एक सिलेंडर बन गया, हो गया। तो ऐसे ही मतलब जो 2D शेप में, यानी कि एक प्लेन में, यानी कि आप मान लो कि एक रूम है, रूम की फ्लोर पे कोई मान लें जो चीज़, एक रिंग है, एक सर्कल मान लो सर्कुलर रिंग है, उसको रख दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, वो XY प्लेन में, 2 डायरेक्शन में है, सिर्फ 2 डायरेक्शन में है, क्योंकि अभी वो Z डायरेक्शन में तो उठा ही नहीं है, ऊपर हवा में तो उठा ही नहीं। जब वो हवा में ऊपर उठा नहीं है तो इसका मतलब Z डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं उसमें, तो वो अभी 2D डायरेक्शन में है। जो अभी अगर सर्कुलर की बात कहें, कोई सर्कुलर शेप आपके पास है, तो वो अभी कैसा होगा, 2D में होगा। उसको अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको एक और डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन होगी आपकी किधर, Z की ओर। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको XYZ बार बार जो आपको बोला जा रहा है XYZ तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, भाई कहाँ से होते हैं यार परपेंडिकुलर, बोर्ड पे जैसे बनाया जाता है वैसे तो समझ में नहीं आता कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो वैसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इस पर कितना भी 3D बना लो वो 2D ही दिखेगा। ठीक, आपको अगर प्रॉपर देखना है कि वो तीनों जो XYZ होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर कैसे होती हैं, वो प्लेन्स कैसे बनते हैं, तो आप एग्जाम्पल ले लो अपने रूम का। रूम के फ्लोर पे जो 4 कॉर्नर हैं, कोई भी एक कॉर्नर आप पकड़ लो, फ्लोर से जो कॉर्नर ऊपर की ओर गए हैं, तो आप
कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, बस वहाँ से आप देखो तो आपको 3 एजेस जाती हुई दिखेंगी। एक होगी ऊपर और फ्लोर पे ही 2 एजेस होंगी जो जुड़ी होंगी आपस में। ठीक, तो बस ये हो गए आपके XYZ हो गए। ऊपर जो गया वो Z हो गया। इन दोनों में से कोई भी आप XY मान लो या किसी को कुछ भी मान लो। कुल मिला के नाम, उसका नामकरण करने में के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। वो आप किसी को भी X मानो, किसी को भी Y मानो, लेकिन जिसको भी X मानो, जिसको भी Y मानो, उसके आगे वाले जो काम है वो भी उसी हिसाब से करो, वो कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करो। ठीक है, तो ऐसा है। तो वो सारी तीनों डायरेक्शन क्या होती है मैंने बताई। तो अब आप अगर एक सर्कुलर रिंग लेके अपने कमरे की फ्लोर पे रख देते हो, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगी ये 2D है कि 3D है, तो भाई यार 3D कैसे हुआ? 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन किधर हुई? जब वो चीज़ आपके साथ फर्श में चिपक के, आपके फ्लोर पे चिपक के बैठी हुई है, आपके कमरे पे, आपके रूम में, रूम की फर्श पे, जब आपके फ्लोर पे वो चीज़ चिपक के बैठी हुई है हवा में ऊपर की ओर, Z डायरेक्शन में कुछ हाइट उसमें दी ही नहीं है आपने, तो वो 3D कैसे हुई? वो तो 2D में है। अब इस 2D को अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? हाइट देनी पड़ेगी। हाइट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि Z डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी जो ऊपर की ओर जो डायरेक्शन, जो ऊपर की ओर जो एक्सिस दी हुई है आपकी, आपको वो एक्सिस में एक हाइट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, जो आपके 3D शेप इस तरह से बन जाते हैं, जो आपके 3D शेप इस तरह से बन जाएंगे, वही तो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसके अंदर तुम कुछ भर सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हो, कुछ भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तब उसमें वो कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि तब आप उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, तो चलिए ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था जो कि बिना लिखे जिसमें काम चल गया। अब थोड़ा लिखा जो है, लिखाई पढ़ाई कर ली जाए। तो देखो, ये हुआ आपका डायग्राम। अब कहाँ पे मैंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया हुआ वो देखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है एक्चुअली ये इस बात को शो कर रहा है, इसका शेप कुछ ऐसा है कि आपके पास कुछ बॉक्स है एक, आपके यहाँ लाइक आप सैंडल्स वगैरह आप लेके आते हो या क्या मानो और भी चीज़ें जो भी हैं, तो उसमें जो डब्बा आ जाता है उस डब्बे को थोड़ा सा टिल्ट कर दो आगे की ओर, किसी भी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो वो जो बन जाएगा आपका शेप, वही आपका जो है पैरेलल पाइप बन जाएगा। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं अगर ये शेप कुछ ऐसे था। चलो बनाती हूँ मैं एक रफ बना देती हूँ। चलो नहीं यार, रफ से समझ नहीं आएगा, आपको अच्छे ही से बनाना पड़ेगा। चलो मान लिया ये आपका शेप कुछ ऐसा था शुरू में, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, ये कुछ आपका ऐसा था। देखते रहो, बस देखते रहो। ये हुआ ये हुआ फिर ये हुआ और ये हुआ। ये कुछ ऐसा था। आपने क्या किया, इसको कुछ थीटा एक्सिस पे टिल्ट कर दिया। तो जब आप थीटा एक्सिस पे टिल्ट कर दोगे तभी आपका ये जो शेप मैंने बनाया ये कन्वर्ट होके थोड़ा सा, ये जो एज है, मान लो इस एज की बात करूँ तो ये फिर सीधी ना रह के ये फिर ऐसे आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी इस तरीके से। सारी एजेस जो हैं, जितने एंगल से आपने झुकाया है उतने एंगल से आपको झुकी हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका मैंने ये बताया कि आपका ये कैसे आया, कहाँ से। ये आपका यहाँ से आया कि आपने वो जो बॉक्स था उसको टिल्ट किया कुछ एंगल से, तो इसलिए वो थोड़ा सा टिल्टेड जो है दिख रहा है, वो वहाँ से टिल्ट होकर दिख रहा है। ये हो गया। तो इस केस में अपन ये बोल सकते हैं क्या कि इनिशियली ये स्ट्रेट था ये एज, अभी ये टिल्ट हो गया। तो मान लो ये कुछ अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से ये पहले यहाँ पे थी इसकी एज, अभी यहाँ पे आ गए, तो यानी कि ये कुछ थीटा डिग्री यहाँ से मूव किया। जो आपका टिल्ट मैंने बोला कि टिल्ट किया, कितना किया? टिल्ट किया थीटा डिग्री। ठीक है, और क्या हुआ? और ये हुआ कि ये जो
पैरेललोपाइप्ड जो पूरा शेप जो मैं बता रही हूँ, इसमें इसका बेस कहाँ पे है? इसका बेस है ये, इसका बेस है ये। देखो ये जो सरफेस, जितना सरफेस पे मैं ये ग्रीन कलर से ये कर रही हूँ, ये देखिए ये ग्रीन कलर जहाँ कहीं भी कर रही हूँ, ये पूरा जो सरफेस था, यानी कि अगर नेमिंग कर लो आप तो दैट विल बी ए बी सी डी। बस ए बी सी डी वाला जो सरफेस था, यही आपका बोला जाएगा कि इस पैरेललोपाइप्ड जो है इसका बेस है। और बेस क्या था? बेस था क्या एक्चुअली? क्या था? सिलेंडर था? क्या था? रिंग था? सर्कल था? क्या था? बेस था इसका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो फिर समझ में आए तो बढ़िया है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, उसका आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने ये वाले डायग्राम पे जो एक्चुअल था। ये देखो है डायग्राम। मैंने इसमें मान लिया कि अपने पास जो है 3 वेक्टर हैं। एक है आपका ये जो ए, ये मैंने दे दिया एक्स में। एक आपका मैंने मान लिया ये वाला जो ये है, इसको मैंने ए मान लिया है। इस वाले को मैंने बी मान लिया है, और इस वाले को मैंने मान लिया है कि ये आपका सी है। जो ये वाला है, ये वाला जो आ रहा है, इसको मैंने सी मान लिया। तो कुल मिला के जो मैंने मान लिया वो ये है, ऐसा है, और आपका ऐसा है। इसको मैंने मान लिया ए, ये मान लिया मैंने बी, और ये है सी। ठीक है, ठीक है। फिलहाल ये तीनों वेक्टर हैं, और यही तीनों आपको इस वाले जो ओरिजिनल वाला डायग्राम है इसमें आपको ये तीनों दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया 3 वेक्टर। ये हो गया ए, ये वाला हो गया बी आपका ये वाला, और ये हो गया आपका ग्रीन वाला जो ऊपर जा रही है लाइन, यानी कि ये वाली, यानी कि जो ये वाली हमने टिल्ट कर दी थी, तो टिल्ट होके वो ये आ गई थी, ये आपके बन गई सी। अब देखो अब क्या होगा, आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब निकालते हैं अपन, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम आप किसी भी 3D शेप का अगर वॉल्यूम निकालते हैं, आप किसी भी 3D शेप का, उसका एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो हो जाता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब बेस उसका जो भी हो, लाइक आप अगर सिलेंडर की बात कर रहे हो, जब आप सिलेंड्रिकल शेप की बात करोगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा? सर्कल। उसका बेस क्या हो जाएगा? सर्कल। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने बनाया था एक सिलेंड्रिकल शेप, और ये हो गई इसकी आर, ये हो गई इसकी हाइट। तो मैंने आपको बताया था इसका जो बेस होगा वो होगा सर्कल। जब सर्कल है तो आप वॉल्यूम निकालना आपको सिलेंडर का। ठीक है, मैंने बोला उसका बेसिक फॉर्मूला होता है क्या? एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट। एरिया किसका? एरिया ऑफ द बेस। बेस क्या था यहाँ पे? यहाँ पे बेस यानी कि सिलेंड्रिकल वाले शेप में, मैं एग्जांपल के लिए आपको सिलेंड्रिकल शेप लेके बता रही हूँ, तो सिलेंड्रिकल वाले शेप में जो उसका बेस हो जाएगा दैट इज अ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इफ आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। आर अगर रेडियस है सर्कल की तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हो गया एरिया। अब इसके साथ और क्या मिलाते हैं तो वॉल्यूम मिल जाएगा, और मिला देंगे एच यानी कि हाइट। हाइट क्या रही? यही तो हुई हाइट, इसको आपने लिख दिया एच। तो कुल मिला के आपका फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। और यही तो अपन लर्न करते हैं जब फॉर्मूले लर्न करते हैं कि भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंडर, अपन यही पढ़ते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यही रट्टा मारते हो ना सब लोग। तो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया? पाई आर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ द बेस दैट इज अ सर्कल, और एच हो गई आपकी हाइट। ठीक है, समझ आए बात? चलो तो अपने डायग्राम में आ जाओ। अपने डायग्राम में आपके पास जो बेस है दैट इज अ पैरेललोग्राम, और उसकी हाइट, चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या निकाला। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला।
तो आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द बेस एंड इनटू हाइट। एरिया किसका निकालेंगे? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, और ए और बी दोनों सेम प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे बने हैं, ठीक है। क्योंकि जब पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ये सिर्फ बेस है, इसमें कोई हाइट वाइट नहीं थी, तो 3 डायमेंशन आया ही नहीं है, ठीक है। और कोई भी दो वेक्टर कभी भी दो वेक्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो हमेशा दो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि को प्लेनर होते हैं। यानी कि अगर ए और बी की बात करें यहाँ पे तो दोनों को प्लेनर हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे ए क्रॉस बी, तो पैरेललोग्राम का क्या मिल जाएगा? एरिया, ठीक है। तो ये आ गया ए क्रॉस बी इंटू हाइट निकालनी है, अच्छा देखो, अच्छा एक चीज़ और, जब मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी किया है ना एरिया, तो ये तो एक वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला हो गया ए क्रॉस बी। एक्चुअल एरिया जो रहेगा वो तो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा ना, तो इसलिए मैंने मोड भी लगा दिया है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ए क्रॉस बी की भी वैल्यू जो आएगी वो एक वेक्टर ही होगा, और उस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया। तो इसलिए मैंने ओवरऑल यहाँ पे लिख दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू हाइट की बात करते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाला जो डायग्राम जो मैंने बनाई, ये देखिए आप, मैंने बोला था अपनी ओरिजिनल स्टेट से ये वाली एच जो है, मैंने कहा था ना बॉक्स को टिल्ट कर दिया गया, तो सपोज कि थीटा डिग्री टिल्ट किया है, तो अगर ये वाली जो एच है आपकी, ये मैंने थीटा यहाँ से, ये थीटा मैंने टिल्ट किया, तो पहले तो ये बताओ कि जो हाइट की बात कर रहे हैं वो हाइट कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? देखो, अगर हाइट की बात करें तो ये तो हो गया बेस, तो बेस से लेके और ऊपर जहाँ तक जो भी लिमिट आ रही है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, दैट इज ओनली हाइट, है ना, वही हाइट होगी। मैंने क्या किया, अपने ओरिजिनल डायग्राम में आप देखो, तो हाइट अगर निकालेंगे तो देखो इस पॉइंट से यहाँ से अगर आप ये वाइट वाले जो डॉट्स बने ना, ये देखो आप, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर एक डालना शुरू करो और ये बॉटम पे यहाँ तक आ जाओ, ये तो ये बेस पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना, ठीक है। तो ये आपका हाइट बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरे मतलब कहीं पे भी इस पूरे पैरेललोग्राम में आप कहीं पे भी हाइट निकालो तो यही वैल्यू आएगी। अच्छा चलो तो इसको निकालेंगे कैसे? लाइन ड्रॉ तो कर दी, इसका मेजरमेंट कैसे होगा? इसका मेजरमेंट ये होगा कि जो इधर पे मैंने डॉट डॉट करके मिलाया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये लाइन की वैल्यू निकाल लें या ये लाइन की वैल्यू निकाल लें, दोनों सेम ही है ना, तो इस पे आ जाते हैं, इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, जो इधर बाहर मैंने डॉट डॉट किया है वाइट कलर से, इस पे आप आ जाओ। अभी इसको देखते हैं, तो देखो ये जो ग्रीन एज आपकी ये वाली एज है, ये था आपका वेक्टर सी, ये जो वाइट लाइन डॉट डॉट वाली बनी इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा था, यानी कि इस वाली डॉट डॉट वाली लाइन की तरफ सी का कंपोनेंट सी कॉस थीटा हो जाएगा, ये सी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, सी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी सी कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट की वैल्यू आपकी आ गई सी कॉस थीटा, क्योंकि जो वैल्यू इस लाइन की है वही वैल्यू इस लाइन की भी है, तो सी कॉस थीटा आ गई हाइट, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब ए क्रॉस बी जो भी आप सॉल्व करोगे तो कोई वेक्टर ही मिलना है, तो मान लिया वो वेक्टर आपको मिला एस, आपने वैल्यू रख ली एस का आप मॉड ले लोगे, जब एस का मॉड ले लोगे तो आ जाएगा एस, अब मतलब वेक्टर पूरी तरह से हट गया, मॉड में आप आ गए तो हो गया एस सी कॉस थीटा। आप ये बताओ, आपने पहले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट होता था अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के बीच में आपने डॉट प्रोडक्ट कराया तो आपको वैल्यू मिलती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यही पढ़ा था ना।
तो यार यहाँ पे देखो एस सी कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि एस और सी का वेक्टर, मतलब एस और सी दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर एस डॉट वेक्टर सी वेयर एस इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी की जगह ही मैंने एस रख लिया था, तो वापस से इसकी जगह आप रख लो ए क्रॉस बी। तो वी इक्वल टू यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ट्रिपल क्यों बोला, क्योंकि तीन वेक्टर्स की बात है यहाँ पे बात हो रही है तीन वेक्टर्स की, ए बी और सी, तीनों वेक्टर्स हैं। स्केलर क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि अगर आपको याद हो, जो डॉट प्रोडक्ट हम नाम देते थे ए डॉट बी को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी बोलते थे, वो डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट, ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेट आप कर रहे हो, इसके बाद में जो आपको वैल्यू मिलनी है वो स्केलर ही आनी है। उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको कैसा आएगा, स्केलर। इसलिए आपने इसका नाम रख दिया था स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के बीच जब बात थी तो स्केलर प्रोडक्ट बोल देते, जब तीन वेक्टर हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया। तो ये आ गया आपका एसटीपी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए बी सी जो है, ये इसको बॉक्स, इन बॉक्स इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी। इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ऊपर, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन की बात करो, यानी कि पैरेललोग्राम का जो आपने एरिया निकाला था, उसका अगर बात करें डायरेक्शन की, तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी। अगर याद हो, ए क्रॉस बी जो करते थे अपन, उसका मतलब होता था ए बी साइन थीटा और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन ये आ जाता था कि डायरेक्शन वो होगी जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में जो ए और बी वेक्टर आपके आ रहे हैं, ये वाला ए और ये वाला बी, ये दोनों सेम प्लेन में है, और आपका जो जेड डायरेक्शन जा रही है, जो जेड डायरेक्शन यानी कि जो ये आपने परपेंडिकुलर खींचा था, ये वाला सी कॉस थीटा वाला, यही सी कॉस थीटा जो है, यही आपकी वैल्यू, यही आपकी डायरेक्शन बन जाएगी किसकी, ए क्रॉस बी की। इसीलिए मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, है ना, यही आपकी डायरेक्शन बन जाएगी ए क्रॉस बी की। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। ठीक है, अच्छा अभी एक काम करते हैं, ये हो गया। अच्छा ये देखो, जो आपने ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसी को चेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी को सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट था वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे, तो ए क्रॉस बी डॉट सी को भी सी डॉट ए क्रॉस बी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, और ये देखिए, ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया आपको कि ए क्रॉस बी की आपने डायरेक्शन कैसे निकाली थी। आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना, ए क्रॉस बी, ए को क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ में, तो ए को बी की तरफ ले जाएंगे, ए को बी की तरफ, तो इस डायरेक्शन में आप जब मूव करेंगे तो आपका राइट हैंड का जो थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन पे होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन आपकी होगी ए क्रॉस बी की। ठीक है, अच्छा चलिए लास्ट, आप ये बताओ कि अगर मुझे कुछ तीन वेक्टर दिए गए, तीन वेक्टर्स हैं और तीन वेक्टर्स गिवन है, और मुझे पूछा गया है कि आप मेरे को ये बताइए कि ये वेक्टर्स जो हैं, सपोज यू हैव थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, और ए बी एंड सी, हाउ टू चेक दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर है तीन वेक्टर, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कि दो वेक्टर्स की अगर बात है तो दो वेक्टर्स हमेशा, लिख देती हूँ मैं, जो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन और कोप्लानर बोल सकते हैं।
ठीक है। तो 2 वेक्टर का तो गारंटी होती है कि कोप्लेनर है। अगर 3 दिए हैं तो उस केस में वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है? तो देखो अगर वो कोप्लेनर होंगे, ठीक है, मतलब मैंने अभी जब डायग्राम आपको बताया था पैरेललोपाइड का, तो मैंने कहा था कि जब 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हाइट और जोड़ देते हैं और उसके बाद वो जो है एक शेप ऐसा बन जाता है जिसमें अपन कुछ भर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ वॉल्यूम आ सकता है, उसका कुछ वॉल्यूम आ सकता है। ये चलो मतलब डायरेक्ट भाषा में आप ये बोलो कि उसका कुछ, उसके वॉल्यूम की कुछ वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब अगर इन 3 की बात हो रही है तो इसका मतलब अगर इन वेक्टर्स को सेटअप करके इनका वॉल्यूम जब निकालेंगे, अगर जो शेप बनेगा अगर वॉल्यूम निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती है? आती है कि ज़ीरो आती है। अगर उस वॉल्यूम की वैल्यू हो गई ज़ीरो, लाइक अगर ऊपर जैसे बात की पैरेललोपाइड, अगर वो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम दिया गया अगर वो वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो इसका मतलब कि तीनों तो वॉल्यूम ज़ीरो आ गई, यानी कि 3D में है ही नहीं, यानी कि 3 के तीनों एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे बैठे हुए, कोई ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब जो वर्टिकल जो थी, जो 90 डिग्री पे थी ऊपर, उस डायरेक्शन में कोई आया ही नहीं है, ठीक है। और अगर उस वॉल्यूम की कुछ वैल्यू आती है तो हो जाएगा कि नहीं नहीं, तीनों जो है वो 2D में नहीं है, 3D में, मतलब कि कोप्लेनर तो नहीं है, यानी कि इनमें से कोई 2 हैं जो एक प्लेन में है और कोई एक है जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये, और ये चीज़ जो मैंने इतनी सारी बोली है ये अपने आप में आपको ये दिखा रही है कि अगर इफ, क्या हो रहा है भाई, इफ A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0 है, या फिर बोल दो इसको B डॉट A क्रॉस C, या फिर बोल दो C डॉट A क्रॉस B, हो सकते हैं तीनों बराबर ना। तो अगर ये तीनों में से किसी की भी वैल्यू, मतलब 3 के तीनों बराबर कर सकते हैं अपन, उनकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, उनकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो इस केस में अपन बोल सकते हैं देन वी कैन से दैट जो 3 वेक्टर हैं, ठीक है, दैट ऑल 3 vectors are lying on the same plane, ठीक है। A डॉट B क्रॉस यानी कि वॉल्यूम उनका निकाल लो, जो पैरेललोपाइड का आपका वॉल्यूम जो बताया गया वो इसीलिए बताया गया कि अगर आपको कहीं पे आपको कोप्लेनर और ये सब चेक करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, उसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब तीनों जो वेक्टर्स हैं आपके सेम प्लेन पे हैं। अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब उसमें से 2 प्लेन जो हैं, जो 2 प्लेन हैं वो आपके सेम प्लेन पे हैं, जो 2 वेक्टर्स हैं, और उसमें से एक जो है वापस z डायरेक्शन में है, यानी कि जो हाइट आपको प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि वो सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो बस हो गया, इतना है। और ये बेसिक था जो पैरेललोपाइड के बारे में था। बाकी जो मैंने अभी तक क्लास के 3-4 लेक्चर आपको लिए हैं, आपके ये जो कोसाइन लॉ था और साइन लॉ था, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ हैं, डायरेक्शन कोसाइंस था, हाँ डायरेक्शन कोसाइंस था, वो सारी चीज़ें थी। तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, और जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं या जो लॉज बताए जा रहे हैं कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन जानना ज़रूरी है। सो कोशिश करूँगी कि एक लेक्चर में उस पर बनाऊँगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा वीडियो आप जो है देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।